हाँ बच्चों, तो अपन अब नया चैप्टर पढ़ रहे हैं संतुलित भोजन वाला। संतुलित भोजन है ना, मतलब पोषण और संतुलित भोजन, पोषण एवं आहार या संतुलित भोजन है ना। तो इस संतुलित भोजन के अवयव आएंगे अपने, संतुलित भोजन क्या होता है, पोषण क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे अपन। संतुलित भोजन के कितने अवयव हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मतलब लिपिड, ये सब पढ़ेंगे अपन, है ना। तो अपन पहले अपन पोषण की बारे में देखते हैं, पोषण क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है। न्यूट्रिशन, पोषण का मतलब न्यूट्रिशन, है ना। तो देखिए आप, अपना नया चैप्टर है पोषण एवं संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट, है ना। न्यूट्रिशन एवं एंड बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट। तो पोषण देखिए, पोषण की परिभाषा देखो, पोषण की परिभाषा पूछी जाती है यहाँ से कि पोषण में कौन कौन सी क्रियाएं आती है ना। पोषण में कौन कौन सी क्रियाएं आती है। इसके अलावा एक स्वांगीकरण, इस स्वांगीकरण वाला भी पूछा जाता है ना। तो आज देखिए, इसमें 5 चरण होते हैं। इसमें देखो, पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण या बहिर्गमन क्रियाएं शामिल है। ये पोषण के 5 चरण हैं। तो पोषण क्या होता है, पोषण का मतलब है कि एक जटिल प्रक्रिया है पोषण। न्यूट्रिशन एक पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पहले का भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। मतलब पांच चरण पूछे जाते हैं कि पोषण के 5 चरण कौन कौन से, इनका क्रम पूछे जाता है। क्रम से ध्यान है ना, पहले अंतर्ग्रहण आएगा, फिर पाचन आएगा, फिर अवशोषण आएगा, फिर स्वांगीकरण आएगा, फिर बहिक्षेपण या बहिर्गमन या उत्सर्जन, है ना। उत्सर्जन भी कह सकते हैं इसको, 3 नाम है इसके। बहिक्षेपण भी आ जाता है, बहिर्गमन भी आ जाता है या उत्सर्जन भी आ जाता है। तो मतलब देखो 5 चरण है पोषण के। सबसे पहले क्या होगा, भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, उसको ग्रहण कर लिया। उसके बाद भोजन का पाचन होगा, उसको पचा दिया, है ना। उसके बाद उसका क्या होगा, अवशोषण होगा, है ना। रक्त में उसका अवशोषण होगा। अवशोषण का मतलब रक्त ले लेना, है ना, सीधा सीधा रक्त, रक्त के द्वारा शरीर में प्रत्येक जगह तक पहुंचा दिया जाएगा। स्वांगीकरण का मतलब है उसको जटिल अणुओं में बदल दिया जाएगा, है ना, सरल पदार्थ को जटिल पदार्थ में बदलना, है ना। और बहिक्षेपण का मतलब है कि जो मल के रूप में जो पचानीय भोजन, उसको मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल देना, अपच को, है ना। तो देखिए ये 5 चरण है। तो ये पूछा जाता है कि इनका क्रम ध्यान रखना, क्रम पहले अंतर्ग्रहण आएगा, फिर पाचन आएगा, फिर अवशोषण, और फिर स्वांगीकरण, और फिर बहिर्गमन। तो देखिए अंतर्ग्रहण, प्रत्येक शब्द का अर्थ लिख दिया मैंने। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को अंदर मुंह में अपन ने ग्रहण कर लिया, है ना। अब पाचन भी किया, पाचन चालू गया, मुंह से चालू होता है पाचन, है ना। मुंह में लेने के बाद उसका पाचन का अर्थ है, पाचन का अर्थ है, अच्छा 2 बार लिख दिया है। पाचन का अर्थ है भोजन के बड़े बड़े घटकों को या बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलना। जो भोजन अपन मुंह से, पाचन क्रिया कहाँ से होती है, मुंह से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना, है ना। मुंह में कौन सा पाचन होता है, यांत्रिक पाचन होता है, यांत्रिक पाचन। और अंदर अपने पेट में जाने के बाद अंदर कौन सा रासायनिक पाचन होता है, वो तो ये सबको पता है। बाकी मुंह में कौन सा पाचन होता है, यांत्रिक पाचन होता है। तो भोजन, पाचन अंतर्ग्रहण का अर्थ है भोजन को ग्रहण करना, और पाचन का अर्थ है भोजन के बड़े बड़े घटकों को छोटे छोटे अणुओं में बदलना। मतलब भोजन के जो बड़े बड़े अणु होते हैं ना, घटक होते हैं, अणु होते हैं बड़े बड़े, उनको छोटे अणुओं में बदलना। आपको एक मालूम होना चाहिए इनके अर्थ क्या है पाचन का, है ना। तो उसके बाद है आपका, उसको छोटे छोटे भोजन को अपन ने छोटे छोटे कणों में बदल लिया, अणुओं में बदल लिया। अब उसके बाद क्या होगा, अवशोषण होगा। बिल्कुल छोटे छोटे अणुओं में अवशोषित कर दिया उसको। भोजन का पाचन हो गया, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन दोनों हो गए, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसका अवशोषण होगा। तो अवशोषण का क्या अर्थ है, भोजन का रक्त में अवशोषण किया जाना, है ना। रक्त में अवशोषण होना, उसका रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में चले जाना। मतलब रक्त, अवशोषण शब्द का मतलब है रक्त, ये ध्यान रखना आप परीक्षाओं के हिसाब से, है ना। अवशोषण का मतलब है कि रक्त में, भोजन का रक्त में अवशोषण होना, रक्तवाहिनी के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाना, चले जाना। स्वांगीकरण, ये पूछा जाता है स्वांगीकरण का अर्थ क्या है ना। पोषण के 5 चरण कौन से हैं, इनका क्रम पूछ लिया जाता है ना। तो देखिए आप, स्वांगीकरण का अर्थ क्या होता है, पचा हुआ पदार्थ, जैसे अपन ने रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच गया, है ना, पूरे शरीर में पहुंच गया। अब स्वांगीकरण में क्या होगा,
जो पचा हुआ पदार्थ है ना, वो शरीर, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में काम में लेना। पचा हुआ पदार्थ है ना, वो रक्त के माध्यम से, रक्त वाहिनियों के माध्यम से पूरा शरीर तक पहुंच गया, और वहां जो स्वांगीकरण में क्या होगा, वहां जो कोशिकाएं ले लेगी उसको, कोशिकाएं अपने काम में ले लेगी। स्वांगीकरण का मतलब है जो पचा हुआ पदार्थ है उसको कोशिकाएं अपने काम में ले लेगी, और जटिल पदार्थों को बनाने में काम में ले लेगी। कौन सी? प्रोटीन बना लेगी, मतलब अमीनो अम्ल, है ना। तो प्रोटीन बना लेगी, जटिल पदार्थों को बनाने में काम में ले लेगी कोशिकाएं। तो स्वांगीकरण का मतलब है पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में काम में लेना, जैसे कि प्रोटीन, जटिल पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, है ना। अब काम में ले लिया पचा हुआ पदार्थ, पचा हुआ भोजन या पचा हुआ पदार्थ। अब जो पचानी है, बहिर्गमन या उत्सर्जन या बहिक्षेपण, एक ही बात है। बहिर्गमन में क्या होगा, जो खाना पचानी ना उसको मल के रूप में निकाल दी। बहिर्गमन का मतलब है मल के रूप में, अपच को मल के रूप में मुक्त कर दिया जाता है। बस ये मुक्त कर देना, ये है बहिर्गमन या उत्सर्जन या बहिक्षेपण। तीनों में से कोई भी शब्द दे, है ना। आपको क्रम ध्यान होना चाहिए। पहले नंबर पे ये क्रम ये आता है, पहले नंबर पे ये ऊपर वाली लाइन में लिख रखा है मैंने, अंतर्ग्रहण, भोजन को मुंह में ग्रहण करना, मुंह में लेना। पाचन का मतलब है भोजन, बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में बदल देना। अवशोषण का मतलब है, अवशोषण का मतलब है रक्त, रक्त में अवशोषण, है ना, रक्तवाहिनी द्वारा शरीर में पहुंचा देना प्रत्येक जगह। और रक्त अवशोषण का मतलब है रक्त में अवशोषण। स्वांगीकरण का मतलब है कि कोशिकाओं द्वारा सरल पदार्थ को जटिल पदार्थ में बदलना। स्वांगीकरण का मतलब यहाँ रहा, कोशिकाओं द्वारा काम में ले लेना उस पचे हुए भोजन को, पचा हुआ पदार्थ शरीर में काम में ले लेना, है ना, जटिल पदार्थों को बनाने में काम है। बहिक्षेपण का मतलब है, ये क्रम ध्यान रखना आप, है ना, शरीर से बाहर निकाल देना। तो इसको आप उतार लो कॉपी में। आगे पढ़ते हैं फिर। ठीक है, देखिए बच्चों, पोषण के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन। पोषण के प्रकार मतलब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण कितने प्रकार का होता है? एक तो होता है स्वपोषी, एक होता है विषमपोषी, है ना। पोषण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं जंतु, एक तो स्वपोषी, एक विषमपोषी, है ना। मतलब ऑटोट्रोपिक और हिटरोट्रोपिक। तो आप देखिए कौन हिटरोट्रोपिक में आता है, मनुष्य किस में आता है, ऑटोट्रोपिक में किस में आते हैं, ऑटोट्रोपिक में कौन आता है, मतलब स्वपोषी में कौन आता है, विषमपोषी में कौन से जंतु आते हैं, है ना। तो इसको पढ़ते हैं अपन। देखिए दो प्रकार का होता है पोषण, दो प्रकार का होता है ना, दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपोषी और एक विषमपोषी। एक तो ऑटोट्रोपिक, एक होता है हेटरोट्रोपिक। इंग्लिश भी ध्यान रखना है इनकी, है ना, ऑटो और हेटरो ऐसे करके। स्वपोषी या ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या स्वपोषण एक ही बात है। तो स्वपोषी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ही संश्लेषित करते हैं, मतलब स्वयं ही बनाते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ही संश्लेषण करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पौधे, शैवाल, सिनेजिलेरा, है ना, ये एक पेड़ पौधा ये, है ना। तो शैवाल का जरूर ध्यान रखना, शैवाल पूछा जाता है एग्जाम में। हरे पौधे तो सबको मालूम है इसलिए वो देता नहीं। तो देखिए हरे पौधे मतलब स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वपोषी, है ना। हरे पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना खाना खुद बना लेते हैं, है ना। और मतलब दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते, वो खुद ही बना लेते हैं खाना। दूसरे पर निर्भर रहेंगे ना तो वो परजीवी कहलाएंगे या विषमपोषी कहलाएंगे, है ना, विषमपोषी कहलाएंगे, है ना। स्वपोषी किस लिए कहलाते हैं? क्योंकि अपना खाना खुद बनाते, अपना भोजन खुद बनाते। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उनके पास क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है ना। तो जल और सूर्य का प्रकाश, जल और पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, इन तीनों की उपस्थिति में वो क्या है, खाना बना लेते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं, है ना। तो ये कहलाते हैं स्वपोषी। और शैवाल भी एक इसमें आता है ना, स्वपोषी होता है। सिनेजिलेरा भी पौधा होता है, स्वपोषी होता है ना। तो क्या है, शैवाल पूछा जाता है एग्जाम में ज्यादातर इसमें, है ना। तो देखिए जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु वैसे तो मृतोपजीवी में आते हैं, है ना, मृतजीवी में आते हैं, मृतोपजीवी में आते हैं, मतलब विषमपोषी में आते हैं। लेकिन है ना
कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो स्वपोषी में आते हैं, जैसे कि जीवाणु, जैसे कि कोष्टक में लिख रखा है मैंने, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और रासायनिक संश्लेषी जीवाणु क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, है ना। तो कौन से जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और रासायनिक संश्लेषी जीवाणु क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से स्वपोषी है, निम्न में से स्वपोषी है। उसने ऑप्शन दिया आपको, एक तो मनुष्य, दूसरा ऑप्शन दिया कवक, तीसरा दिया प्रोटोजोआ, चौथा ऑप्शन दिया उसने जीवाणु। तो इसका आंसर था जीवाणु, नंबर 4, है ना। तो ऐसे भी दे सकता है, जबकि अपन सोचेंगे कि जीवाणु और कवक ये दोनों क्या है, मृतोपजीवी में आते हैं, अपन पढ़ेंगे अभी मृतजीवी में, विषमपोषी में आते हैं, मृतजीवी में आते हैं, है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन दे दिया उसने प्रकाश संश्लेषी जीवाणु या रासायनिक संश्लेषी, ये जो आगे लिखे हुए हैं ये नाम नहीं दिया उसने, डायरेक्ट जीवाणु नाम दे दिया, डायरेक्ट जीवाणु नाम दे दिया, है ना। तो इसको पहचानना अपन को परीक्षा में, है ना। तो ये है जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, है ना, उन्हें बोलते हैं अपन स्वपोषी। तो इसको उतार लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए आप, दूसरा है आपका विषमपोषी। एक तो स्वपोषी पोषण हो गया, अब दूसरा है आपका विषमपोषी पोषण। विषमपोषी या हिटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन या परपोषण एक ही बात है। तो विषमपोषी पोषण क्या होता है, ऐसे जीव, विषमपोषी जीव कैसे होते हैं, ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब खुद खाना नहीं बनाते, खुद भोजन नहीं बनाते, दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं विषमभोजी या हिट्रो नाम ध्यान रखना, हिट्रोट्रोपिक, है ना। वो तो ऑटोट्रोपिक था या हिट्रोट्रोपिक है ना। मतलब दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, खुद नहीं बनाएंगे, चाहे उसके शरीर के ऊपर रहेंगे, चाहे उसके शरीर के अंदर रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, मतलब दूसरे उससे भोजन प्राप्त करेंगे, खुद नहीं बनाते खाना। पेड़ पौधे तो खुद बनाते खाना, ये दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी निम्न प्रकार के होते हैं। अब इसके प्रकार देखते हैं कौन कौन से इसके प्रकार है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, लिखो इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए अपन ने पढ़ लिया था विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है ना। एक तो होता है प्राणी समपोषी, प्राणी समभोजी या प्राणी समपोषी, एक ही बात है। होलोजोइक ऐसे भी लिखते हैं, होलोजोइक को हिंदी में भी लिख दिया जाता है। प्राणी समभोजी, मृतोपजीवी और परजीवी, ये तो हिंदी के हिसाब से। परजीवी 3 प्रकार होते हैं इसके विषमपोषी पोषण के, एक तो स्वपोषी पोषण और एक विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी जो जीव होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं, एक तो प्राणी संभोजी, एक मृतोपजीवी और परजीवी। प्राणी संभोजी को बोलते हैं होलोजोइक और मृतोपजीवी को बोलते हैं सेप्रोफाइट। ऐसे लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना इनका। और परजीवी को पैरासाइट लिखा आ जाता है एग्जाम में। तो देखिए प्राणी संभोजी क्या होता है, प्राणी संभोजी नाम तो नाम है, एक तो मनुष्य आएगा, इसमें अमीबा आएगा, मनुष्य अमीबा प्राणी संभोजी में आते हैं। उदाहरण ध्यान रखना आप, तो उदाहरण आते हैं, ये भी आती है, परिभाषा भी आ जाती है, ये मृतोपजीवी वाली आ जाती है ज्यादातर, है ना। मृतोपजीवी वाली तो बहुत आती है क्वेश्चन परीक्षा में, एग्जाम भी आते हैं और ये भी आते हैं, मृतोपजीवी वाली आती। तो आप देखिए प्राणी संभोजी क्या होता है, कौन से जीव होते हैं इसमें, होलोजोइक। इस प्रकार के जीव भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर उसका पाचन करते हैं, है ना। मतलब जैसे कि मनुष्य, घोड़ा, हाथी, अमीबा पे अंडरलाइन कर रखी है मैंने, पूछा जाता है ना। तो अमीबा किस में आएगा, प्राणी संभोजी में। मनुष्य भी किस में आएगा, प्राणी संभोजी में, होलोजोइक में। मतलब इस प्रकार के जीव क्या है, भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं जैसे मनुष्य, और पाचन करते, और अमीबा भी इसमें आ जाएगा। मनुष्य, हाथी, घोड़ा सभी ऐसे ही करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं और अंदर पाचन करते हैं। तो अपन किस विधि से अपन पाचन करते हैं, प्राणी संभोजी विधि से, होलोजोइक विधि से अपन पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा है आपका मृतोपजीवी या सेप्रोफाइट। मृतोपजीवी मतलब नाम ही मृत आ गया ना, मृत, डेड। तो जो मृत पदार्थ होंगे ना उनसे, इस प्रकार के जीव अपना भोजन मृत व सड़े गले सड़े पदार्थों से प्राप्त करते। किससे प्राप्त करेंगे अपना भोजन, मृत व गले सड़े पदार्थों से, है ना। जो कार्बनिक पदार्थ है, जो सड़े गड़े पदार्थ है ना, जो मृत हो चुके हैं, डेड बॉडी हो चुकी है ना, उनसे प्राप्त करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, और कवक मतलब बैक्टीरिया और फंजाई, है ना। तो ये कवक है, इनके नाम आ जाते हैं डायरेक्ट, कवक नाम नहीं देके डायरेक्ट इनके नाम आ जाते हैं, राइजोपस, मशरूम,
मशरूम और यीस्ट, ये तीनों क्या है, कवक है। तो इनमें से किसी का भी नाम दे देता है, राइजोपस का नाम देता है स्पेशली वो, है ना। तो निम्न में से ये देता है क्वेश्चन, निम्न में से सेप्रोफाइट है, निम्न में से सेप्रोफाइट है तो राइजोपस, मतलब बैक्टीरिया, कवक की जीवाणु सब आ जाएंगे इसमें, लेकिन वो इसका नाम देता है। यीस्ट क्या है, यीस्ट भी एक कवक है, आपको ध्यान होना चाहिए। यीस्ट क्या है, एक कवक है ना, ये तीनों कवक है, मशरूम भी एक कवक है। तो कवक क्या है, कवक और बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये होते हैं मृतोपजीवी, सेप्रोफाइट्स, है ना। तीसरा है आपका, ये तो मृत सड़े गले पदार्थों से करेंगे, इसमें मनुष्य आ जाएगा, है ना। और परजीवी क्या है, दूसरे जीव के ऊपर या दूसरे जीव के, या तो ऊपर शरीर के ऊपर, जैसे जू होती है ना, जू या जोक होती है ना, सिर के ऊपर जू होती है या जोक होती है, पानी में चिपक जाती है किसी, है ना, खून चूसती हो, या शरीर के ऊपर होगी या फिर शरीर के अंदर, जैसे आपने नाम सुना फीताकृमि या एस्केरिस, है ना। तो वो क्या है, इसमें आएंगे परजीवी में, पैरासाइट के अंदर। ये जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर या शरीर में रहकर, या तो शरीर के ऊपर रहेंगे या शरीर के अंदर रहेंगे, शरीर में रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि जोंक, लीच, है ना, टेपवर्म, टेपवर्म को फीताकृमि बोलते हैं, टेपवर्म नाम आता है परीक्षा में, है ना। कसकुटा, कसकुटा मतलब अमरबेल, है ना, ये भी परजीवी होती है, पैरासाइट होती है ना। और एस्केरिस भी इसमें आ जाएगा, जू, ये सिर लाई, है ना। तो ये उदाहरण इसके इंपॉर्टेंट उदाहरण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, कसकुटा पूछा जाता है बहुत ज्यादा, है ना। तो कसकुटा है एक परजीवी का उदाहरण है। तो ये है इसमें, है ना। एक बार फिर से देख लो, विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का होता है, कौन कौन से, प्राणी संभोजी, मृतोपजीवी और परजीवी। प्राणी संभोजी ये होलोजोइक, इसका मतलब है इसमें मनुष्य आ जाएगा, भोजन को ग्रहण करेगा और पाचन करेगा। इसमें मृतोपजीवी में क्या होगा, मृत जीवी से, मृत सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त कर लेगा वो, है ना, जैसे कि राइजोपस या बैक्टीरिया, मशरूम, ये सब क्या है, मृतोपजीवी। और ये परजीवी शरीर के ऊपर रहेंगे या मतलब दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहेंगे या उसके अंदर रहेंगे, जैसे कि जोंक आ गई, टेप वर्म आ गया आपका, टेप वर्म मतलब फीताकृमि, कसकुटा, कसकुटा ये पूछे जाते हैं परीक्षा में, है ना। तो परजीवी के उदाहरण है ना, है ना। एस्केरिस, तो आप इनको उतार लो कॉपी में, आगे बढ़ते हैं, फिर उतार लो इनको, ठीक है। हाँ बच्चों, अपना है नेक्स्ट टॉपिक संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन चालू करते हैं। इसमें इसके क्या क्या अवयव होते हैं, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, इसके क्या क्या, संतुलित भोजन के क्या क्या अवयव है, और इनसे, उनकी कमी से क्या बीमारियां होती है, उनके स्रोत क्या है, ये सब पढ़ते हैं अपन अब, है ना। तो चालू करते हैं संतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन मतलब बैलेंस डाइट। तो संतुलित भोजन किसे कहते हैं, संतुलित भोजन नाम से स्पष्ट हो रहा है, सब कुछ संतुलित होना चाहिए, उसमें पोषक तत्व भी संतुलित हो, और पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो, और संतुलित अनुपात में होना चाहिए, उचित मात्रा में और अनुपात में। देखिए आप, ऐसा भोजन जिसमें प्रत्येक पोषक पदार्थ उचित मात्रा एवं अनुपात में हो, है ना। मतलब प्रत्येक पोषक पदार्थ उचित मात्रा में होना चाहिए, उसमें प्रत्येक विशेष पोषक पदार्थ नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना। प्रत्येक पोषक पदार्थ होना चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए, है ना, मात्रा उसकी सही हो और उसका अनुपात भी सही हो, है ना, उचित अनुपात में होना चाहिए। मनुष्य की आवश्यकता अनुसार प्रत्येक पोषक तत्व से युक्त हो, संतुलित भोजन कहलाता है। मतलब उसके अंदर प्रत्येक पोषक तत्व होना चाहिए, है ना। ऐसा भोजन जिसमें प्रत्येक पोषक पदार्थ उपस्थित होना चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए और उचित अनुपात में होना चाहिए, और मनुष्य की आवश्यकता अनुसार प्रत्येक पोषक तत्व से युक्त होना चाहिए। उसके अंदर प्रत्येक पोषक तत्व युक्त होना चाहिए, है ना, प्रत्येक पोषक तत्व से युक्त हो, इसका मतलब है प्रत्येक पोषक तत्व उसके अंदर होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो ये है संतुलित भोजन, इसे कहते हैं, है ना। तो उस भोजन को कहेंगे हम संतुलित भोजन। एक बार इसमें देख लो आगे, संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें आवश्यक तत्वों की पर्याप्त मात्रा रहती है। मतलब ये ऐसा भोजन है जिसमें आवश्यक तत्वों की पर्याप्त मात्रा रहती है ना। जो भी हमारे शरीर को आवश्यकता है जिन तत्वों की, उनकी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, है ना। तो उसको कहेंगे हम संतुलित भोजन। एक संतुलित भोजन पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है ना।
पोषक तत्वों को उनकी सही मात्रा होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा होना चाहिए और सही अनुपात होना चाहिए उनका, है ना। सही अनुपात मतलब प्रत्येक जो पोषक पदार्थ है, जो भी हमें चाहिए, पोषक पदार्थ हमारे शरीर को चाहिए, उनकी पर्याप्त उनको अनुपात सही अनुपात में हमें मिलना चाहिए वो, है ना। अगला है देखो, संतुलित भोजन में पोषक तत्व प्रोटीन, वसा आदि उपस्थित होते हैं। तो संतुलित भोजन में क्या क्या उपस्थित होते हैं? पोषक तत्व उपस्थित हैं, जैसे कि प्रोटीन, वसा आदि उपस्थित होते हैं। ये पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन भी होते हैं, जल भी होता है, खनिज लवण भी होते हैं। तो ये सब क्या है? संतुलित भोजन में आते हैं, है ना। संतुलित भोजन के तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, अवयव हैं। संतुलित भोजन सभी पोषक तत्वों के लिए आरडीए को पूरा करता है। देखो ये भी बढ़िया लाइन है। संतुलित भोजन सभी पोषक तत्वों के लिए क्या करता है? आरडीए को पूरा करता है ना। आरडीए की फुल फॉर्म देखो इधर, आरडीए की फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस मतलब डाइट करना, है ना। जब हम व्रत करते हैं ना, तो उस कमी को पूरा करें, उस समय हमारे अंदर क्या होगा कि किसी पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, तो उसको कमी को पूरा करने वाला होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए संतुलित भोजन। देखो आरडीए की फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। यह उन दिनों संतुलित भोजन, यह का मतलब संतुलित भोजन उन दिनों को कवर करता है जब हम उपवास करते हैं। जब हम उपवास करते हैं, डाइट करते हैं, उन दिनों को पूरा करता हो, और किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसे पूरा करता हो। जैसे हमने व्रत किया, उपवास किया, डाइट की, हमने डाइटिंग की, तो उस समय संतुलित भोजन वो ऐसा भोजन होना चाहिए, ऐसा भोजन हमें मिलना चाहिए जो उस किसी पोषक तत्व की हमारे अंदर कमी हो गई, डाइट किया, हमने व्रत किया, उपवास किया, और किसी तत्व की कमी हो गई तो उसको पूरा करे। ऐसा भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। मतलब आरडीए को पूरा करना चाहिए। संतुलित भोजन सभी पोषक तत्वों के आरडीए को पूरा करना चाहिए, सभी पोषक तत्वों के लिए आरडीए को पूरा करना चाहिए, है ना। तो ये है संतुलित भोजन में, मतलब संतुलित भोजन वो भोजन है जिसमें सभी पोषक तत्व, प्रत्येक पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए और उचित अनुपात में उपस्थित होना चाहिए। विशेष पोषक तत्व नहीं होना चाहिए, वो गलत माना जाएगा, है ना। सभी पोषक तत्व होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, उचित अनुपात में। तो ये है आपका संतुलित भोजन, है ना। तो इसको उतार लो कॉपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं संतुलित भोजन के घटक, है ना। संतुलित भोजन के अवयव, संतुलित भोजन के अवयव कौन कौन से हैं, क्या है ना। इनके अवयव के नाम ध्यान रखना, कितने घटक है, कुल मिला के कितने घटक है, अपन को ये सब लिखना है। मुख्य घटक कौन से और कुल मिला के कितने घटक है, तो इन सब का आपको काउंटिंग याद होना चाहिए भी, कितनी संख्या है इनकी। तो देखो पर संतुलित भोजन के अवयव या घटक, ये है अपना टॉपिक। हमारे भोजन में कुछ घटक उपस्थित होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। पोषक क्या होते हैं? जो हमारे संतुलित भोजन में कुछ घटक उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं हमारे संतुलित भोजन में, उसको घटक कहते हैं। इन घटकों को क्या बोलते हैं? पोषक, है ना, उनको पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से हैं? देखो मुख्य पोषक कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। मतलब 1 2 3 4 5 तो ये है मुख्य पोषक तत्व। इसके अलावा हमारे भोजन में फाइबर या रुक्षांश और जल भी उपस्थित होता है। मतलब 7 घटक होते हैं। कुल मिला के संतुलित भोजन के कितने घटक होते हैं? कुल 7 घटक होते हैं, है ना। और फाइबर को हिंदी में बोलते हैं रेशे या रुक्षांश, एक ही बात है। रेशे भी आ सकता है वहां परीक्षा में, और आपके फाइबर तो ध्यान ही रखना, है ना। तो फाइबर होते हैं। देखो मांस फाइबर भी नाम आता है। मांस फाइबर कोई फाइबर नहीं होता, है ना। एग्जाम में ध्यान रखना, मांस फाइबर कोई फाइबर नहीं होता, है ना। फाइबर तो अलग होते हैं, जो अपन खाना खाते हैं वो, है ना। तो इसके अलावा हमारे भोजन में फाइबर और जल भी शामिल होता है। तो मतलब 7 घटक होते हैं, है ना। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये हमारे संतुलित भोजन के अवयव हैं, है ना, या पोषक हैं या घटक हैं। तो 7 है ना। पोषक बोल दो, अवयव बोल दो, या पोषक तत्व ये बोल दो, अवयव बोल दो, या घटक बोल दो, कुछ भी बोल दो, है ना। तो 7 है कुल मिला के। तो अपन को संख्या ध्यान रखनी और इनका नाम भी ध्यान रखना है, कौन सा अवयव नहीं है संतुलित भोजन का, है ना। देखो एक किशोर व्यक्ति को
दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? 3 बार भोजन करना चाहिए, है ना। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसमें क्या है, वृद्धि और विकास तेजी से होता है उसके अंदर। एक किशोर व्यक्ति, जो लड़का होता है, वो व्यक्ति होता है, उसके अंदर वृद्धि और विकास तेजी से होता है, शारीरिक वृद्धि और विकास तेजी से होता है। तो उसको क्या है, दिन में 3 बार संतुलित भोजन मिलना चाहिए। इसके अलावा जब हम फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना नहीं चाहिए। देखो, फलों और सब्जियों को काट के बाद धोएंगे ना, तो उनके पोषक तत्व तो निकल जाते हैं, पानी में बह जाते हैं, वो निकल जाते हैं, है ना। तो उनको काटने के बाद हमें धोना नहीं चाहिए। चावल और दाल को बार बार धोने से उनके विटामिन निकल जाते हैं। चावल और दालों को भी, जो दालें होती है, उनको भी हमें बार बार नहीं धोना चाहिए, है ना। क्योंकि उनकी क्या है, विटामिन निकल जाते हैं, विटामिन निकल जाएंगे, पोषक तत्व तो निकल जाएंगे, बात एक ही है ना। विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ को सामान्यतः पकाना नहीं चाहिए। विटामिन सी है, पढ़ेंगे अपन आगे। जो विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ है, उनको पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये नष्ट हो जाते हैं उनको ज़्यादा पकाने से, है ना। उनको पकाना नहीं चाहिए। खास रूप से जो विटामिन सी है ना, विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ, उनको पकाना नहीं चाहिए। तो ये आपके संतुलित भोजन और उससे संबंधित बातें, संतुलित भोजन के घटक, अवयव और उनसे संबंधित बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है ना। पूछे गए हैं। देखो, एक बार ये पूछा गया है, बार बार नहीं धोना चाहिए, क्योंकि बार बार धोने से, चावल और दालों को बार बार धोने से उनके विटामिन निकल जाते हैं, है ना। तो इसका ध्यान रखना। और एक किशोर व्यक्ति को दिन में कितनी बार भोजन देना चाहिए? 3 बार भोजन देना चाहिए। संतुलित भोजन के कितने घटक है? 7 घटक है, 7 अवयव हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इनके अलावा फाइबर, रेशे और जल, है ना। रुक्षांश भी बोलते हैं रेशे को, फाइबर को, जल। ये 7 है कुल मिला के, है ना। तो इनका ध्यान रखें। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, तो देखो, अपन पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना। भोजन के अवयव, भोजन के तत्व या घटक, भोजन के अवयव। तो भोजन के अवयव में पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की क्या क्या विशेषता है, ये सब पढ़ लेते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, है ना, ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत है। ये लाइन आती है एग्जाम में, है ना, इंपॉर्टेंट लाइन पूछी जाती है एग्जाम्स में। ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत। और प्राथमिक स्रोत भी यही है। ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट है ना। इंपॉर्टेंट है लाइन। प्रथम श्वसनीय पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, प्रथम श्वसनीय पदार्थ है। मतलब जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमें ऊर्जा मिलती है। तो सबसे पहले कौन काम में आता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ही काम आता है, या ग्लूकोज, एक ही बात है। उसका ही श्वसन क्रिया में ऑक्सीकरण होता है। तो प्रथम श्वसनीय पदार्थ कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को श्वसनीय ईंधन कहते हैं। श्वसनीय ईंधन मतलब इंजन, है ना। श्वसनीय ईंधन कहते हैं, या कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है ना। कार्बोहाइड्रेट CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इन्हें कार्बन के हाइड्राइड्स कहते हैं, है ना। कार्बन के हाइड्राइड्स CHO से मिलकर बने होते हैं। इनमें H और O का अनुपात, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है, 2:1, है ना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है ना। 4.1। 1 ग्राम प्रोटीन से हमारे शरीर को 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है ना। 1 ग्राम वसा से हमारे शरीर को 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है ना। तो ये ऊर्जा का मान दे दिया है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा से। सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी आपको वसा से, फिर प्रोटीन से, और फिर कार्बोहाइड्रेट से, है ना। सबसे कम ऊर्जा मिलेगी आपको कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन देखो, सबसे पहले काम कौन आता है? अपन कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर में कौन काम आता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट काम आता है, फिर उसके बाद वसा काम आती है, फिर उसके बाद प्रोटीन काम में लिया जाता है ना। तो देखो, आप इनका उपयोग के आधार पर क्रम कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले काम में लेंगे। मतलब कोई भी एक व्यक्ति दौड़ता है, जैसे एक व्यक्ति दौड़ता है, तो उसको शरीर में सबसे पहले कौन सा जो पोषक तत्व है वो काम में लिया जाएगा? तो उस काम में ले जाएगा कार्बोहाइड्रेट। या कोई भी काम करते हैं अपन तो कार्बोहाइड्रेट काम में लेंगे, है ना। उसके बाद वसा, फिर उसके बाद प्रोटीन काम में लेंगे, है ना। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट काम में लेंगे, फिर वसा काम में ली जाती है, और फिर
प्रोटीन काम में ले जाता है ना। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट काम में लेंगे, इसका मतलब है कि सबसे पहले ये क्रम है, मतलब है ना। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट काम में लेंगे। इनका उपयोग ऊर्जा के आधार पर क्रम क्या है? वसा। ऊर्जा के आधार पर क्रम कौन सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है ये, देखो यहाँ पे देख लो आप पॉइंट, इनसे पता पड़ रहा है वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा देगी, है ना। फिर उससे कम प्रोटीन देगा, फिर उससे कम सबसे कम ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है। और उपयोग सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है। अगर उपयोग के आधार पर जाए तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले है ना, और वसा है उसके बाद। तो सबसे पहले उपयोग किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का, है ना। और अगर ऊर्जा देंगे तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है हमारे शरीर को? वसा है। इंपॉर्टेंट है ये, देखो ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, है ना। तो ये है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं, मतलब ये, और ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत भी यही कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, है ना। प्रथम श्वसनीय पदार्थ होता है। श्वसन क्रिया में सबसे पहले इनको ग्लूकोज को काम में लेते हैं। ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ना। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? श्वसनीय ईंधन, मतलब श्वसन क्रिया में काम में लेने वाला ईंधन फ्यूल, है या कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है इसको। और 3 CHO से मिलकर बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इन्हें कार्बन के हाइड्राइड्स भी कहते हैं, है ना। और ये कौन शरीर को कितनी ऊर्जा देता है, ये जरूर ध्यान रखना आप, ये, है ना। और ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है सारे। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 भी लिख देते हैं, 4 भी लिख देते हैं। यहाँ प्रोटीन को भी 4 लिख देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, 4 भी लिख देते हैं। लेकिन आप तो कार्बोहाइड्रेट, ये भी पूछा जाता है वसा का भी। 1 ग्राम वसा से हमारे शरीर को कितनी मिलती है? 9.2, या 9 भी लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, 9 कैलोरी। तो ये है, आप इसका ध्यान रखें, ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। राइट लगा दिया मैंने, जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, है ना, जो मोस्टली पूछे जाते हैं, मतलब ये है ना। तो इसको उतार लो आप। देखो उपयोग के आधार पर सबसे पहले हमारे शरीर में कौन काम में लिया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट काम में लिया जाएगा। इसका मतलब है क्रम है, उपयोग के आधार पर क्रम। सबसे लास्ट में काम में लिया जाएगा प्रोटीन, सबसे पहले काम में लिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट उपयोग के आधार पर। जैसे अपन एक व्यक्ति दौड़, एक बार क्वेश्चन है, एक बार व्यक्ति दौड़ता है तो उसके शरीर के द्वारा सबसे पहले कौन सा पोषक तत्व काम में लिया जाएगा? तो लिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट, है ना। और ऊर्जा के आधार पर इनका क्रम है, देखो ऊर्जा के आधार पर सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगी शरीर को? वसा। ये देख लो यहीं पे, यहाँ से ही पता पड़ रहा है, वसा, फिर प्रोटीन, और फिर सबसे कम देगा आपको कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो ये वसा सबसे ज्यादा शरीर को ऊर्जा देती है। कितनी देती है? 9.2 कैलोरी या 9 कैलोरी, एक ही बात है। 9.2 कैलोरी या 9 कैलोरी, एक ही बात है। अब इसको उतार लो आप, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है कार्बोहाइड्रेट। एक तो सरल कार्बोहाइड्रेट, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो सरल कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होंगे? मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, ये दोनों सरल कार्बोहाइड्रेट होंगे। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड है, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होगा। पॉलीसेकेराइड एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है ना। तो आप इसका ध्यान रखें, पॉलीसेकेराइड क्या है? एक जटिल कार्बोहाइड्रेट, है ना। आप परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आता है? जैसे सेलुलोज है पॉलीसेकेराइड, ऐसे आता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं आता। सेलुलोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड, है ना। इन तीनों के नाम दे देगा वो, है ना। ओलिगोसेकेराइड दे देगा, मोनोसेकेराइड दे देगा, पॉलीसेकेराइड दे देगा। आपको ध्यान रखना है सेलुलोज, ये इनके उदाहरण है ना। इसके उदाहरण सबके लिख दिए मैंने। जैसे कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक तो सरल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब सरल कार्बोहाइड्रेट भी 2 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, है ना। अब इनके उदाहरण लिख दिए मैंने। मोनोसेकेराइड कौन कौन से, आपको इनका ध्यान रखना है, तीनों के नाम ध्यान रखना है। ये मोनोसेकेराइड है तीनों, है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों क्या है? मोनोसेकेराइड। और ओलिगोसेकेराइड कौन है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तीनों क्या है? ओलिगोसेकेराइड। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड कौन कौन से होते हैं? पॉलीसेकेराइड सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, इनोलिन, ये पांचों के पांचों क्या है? पॉलीसेकेराइड है। आपको इसका ध्यान रखना, ये जरूर आता है परीक्षा में, है ना, कि सेलुलोज है, पूछा जाता है बार बार। सेलुलोज है कौन क्या है? पॉलीसेकेराइड है ना। तो जो मोनोसेकेराइड होते हैं ना, वो मिलके बनाते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड मिलके बनाते हैं, मतलब ये मोनोसेकेराइड ही बनाएंगे,
मोनोसेकेराइड इनको बनाएंगे, इनको भी बनाएंगे, इनको भी बनाएंगे। मोनोसेकेराइड मिलकर बनाते हैं इनको, मोनोसेकेराइड मिलकर उनको बनाते हैं। जब 2 से 9 हो जाते हैं ना तो ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। 2 से 9 तक मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं, इनको बनाते हैं। और 9 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाएंगे, उनको बनाएंगे। मतलब मोनोसेकेराइड ही सबको बनाएंगे। आपको तो ये प्रकार ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि मोनोसेकेराइड कौन है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब उदाहरण है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है ना। सुक्रोज, माल्टोज ये सब क्या है, ओलिगोसेकेराइड है ना। ओलिगोसेकेराइड के उदाहरण है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, इनोलिन, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है ना। तो ये है, तो आपको इनका ध्यान रखना है ना। उतार लो इनको, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए अपन पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में आपका पहला है मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये, है ना। अब इनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है वो देखते हैं। तो देखिए कि ये क्या होते हैं, ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट है जिनका जल अपघटन नहीं होता है ना। सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन है, ग्लूकोज है ना। इनकी संरचना वलय के रूप में या सीधी श्रृंखला के रूप में हो सकती है। मतलब वलय रिंग के रूप में हो सकती है इनकी संरचना, और सीधी श्रृंखला के रूप में भी हो सकती है इनकी संरचना जो संरचना है वो वलय के रूप में भी हो सकती है और सीधी श्रृंखला के रूप में भी हो सकती है। अब इनकी जो 6 सदस्यीय वलय क्या कहलाती है, पायरिनोज कहलाती है, पायरिनोज। और 5 सदस्यीय वलय क्या कहलाती है, फ्यूरेनोज कहलाती है ना। जो 6 कार्बन वाली 6 सदस्य वाली जो वलय होगी इनकी वो तो कहलाएगी पायरिनोज, और 5 कार्बन वाली जो वलय होगी वो कहलाती है फ्यूरेनोज। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आ चुका है ये क्वेश्चन। ग्लूकोज अंगूर में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रेप शुगर, अंगूर की शर्करा। ग्रेप शुगर किसे बोलते हैं, ग्लूकोज को, है ना, ग्रेप शुगर। इसके अलावा ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं। ब्लड शुगर और ग्रेप शुगर इसी को कहते हैं ग्लूकोज को। मतलब रक्त में पाई जाती है ना, रक्त शर्करा और अंगूर शर्करा। किसे बोल रहे हैं, ग्लूकोज को बोलेंगे, ब्लड शुगर और ग्रेप शुगर। इसके अलावा फ्रक्टोज के बारे में देखो क्या है। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा है। क्वेश्चन आता है परीक्षा में, बहुत आता है क्वेश्चन। शहद और मीठे फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है ना। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। और शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है ना। मीठे फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फ्रक्टोज पाई जाती है। इसको फल शर्करा भी कहते हैं, फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रूट शुगर किसे कहते हैं, फ्रक्टोज को। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी कहते हैं, मस्तिष्क शर्करा, है ना। गैलेक्टोज को क्या नाम देते हैं, ब्रेन शुगर। ये इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना, ब्रेन शुगर तो गैलेक्टोज को, है ना। इसके अलावा ग्रेप शुगर और ब्लड शुगर ये कहते हैं ग्लूकोज को। ब्लड शुगर और ग्रेप शुगर ये कहते हैं ब्लड इसको, ग्लूकोज को। अब फ्रूट शुगर किसे बोलते हैं, फ्रक्टोज को। एफ नाम आ गया, फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज, है ना। और ब्रेन शुगर किसे बोलते हैं, गैलेक्टोज को। ये 3-4 शुगर के नाम ध्यान रखने किसको क्या बोलते हैं आपको, है ना। और देख लो ये कार्बोहाइड्रेट है आपका, है ना। इसमें थोड़ा सा और लिखना बाकी है अपने को। तो देखिए आप, सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब इनका जल अपघटन नहीं होता। एक तो सरलतम कार्बोहाइड्रेट, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो है ग्लूकोज सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है ना। तो आप इसको उतार लेना। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम्स में, है ना। तो आप इनको ध्यान रखना। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज, है ना। शहद और मीठे फलों में कौन सी शर्करा है, फ्रक्टोज। तो इसको ध्यान रखना। और ब्रेन में कौन सी शर्करा पाई जाती है, मस्तिष्क शर्करा को किसे बोलते हैं, गैलेक्टोज को बोलते हैं, है ना। तो आप इसको उतार लो। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में उतार लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आगे पढ़ रहे हैं हम मोनोसेकेराइड में ही आगे पढ़ रहे हैं। मोनोसेकेराइड के बाद में जो भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना, उनसे संबंधित और बातें हैं, तो देख लीजिए। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है ना। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे सरल। 2-3 बार तो मैंने देख लिया इसको एग्जाम में। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ग्लूकोज। या सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो ग्लूकोज है ना।
और दो वे मोनोसेकेराइड जिनमें स्वतंत्र एल्डिहाइड समूह पाया जाता है वो कहलाते हैं एल्डोज कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण है ग्लूकोज। मतलब डायरेक्ट एग्जामिनर वो दे देता है कि जिसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है वो कहलाता है ग्लूकोज, जिसमें कीटोन समूह पाया जाता है वो कहलाता है फ्रक्टोज। जिसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है वो कहलाता है ग्लूकोज, जिसमें कीटोन समूह पाया जाता है वो कहलाता है फ्रक्टोज। ऐसे ध्यान रखना, है ना। वे मोनोसेकेराइड जिनमें स्वतंत्र कीटोन समूह पाया जाता है वो कीटोज कहलाते हैं, है ना। तो कीटोन समूह किसमें पाया जाएगा? फ्रक्टोज में। एल्डिहाइड समूह किसमें पाया जाएगा? ग्लूकोज में। उदाहरण से याद रखना, आप उदाहरण आएंगे इनके, सीधे नाम आएंगे। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा गया है, या द्राक्ष शर्करा। डेक्सट्रोज, ये डेक्सट्रोज, द्राक्ष शर्करा या द्राक्षा शर्करा, की मात्रा लग जाएगी इसमें। द्राक्ष शर्करा एक ही बात है, भी कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? डेक्ट्रोज भी कहते हैं। और फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? लेविलोज भी कहते हैं, लेवुलोज। फ्रक्टोज को लेवुलोज, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज। डीऑक्सीराइबोज में दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित होता है ना। कौन से परमाणु पर ये पूछा जाता है? दूसरे कार्बन परमाणु पर, है ना। दूसरे कार्बन परमाणु पर क्या उपस्थित होता है? अनुपस्थित होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है ना। इसका ध्यान रखना आप एग्जाम में। जो डीएनए में पाई जाती है ना शर्करा, वो यही है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड निम्न प्रकार के होते हैं। अब मोनोसेकेराइड भी है ना, 3-4 प्रकार है, 4-5 प्रकार है, अपन देख लेते हैं। किसी में जिसमें 3 होगी संख्या वो उनका नाम क्या है, जिसमें 4 होगी संख्या, जिसमें 5 होगी, 6 होगी संख्या, उस आधार पर कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड की प्रकार है। एक तो ट्राइओज का मतलब नाम आ गया ना, ट्राई का मतलब 3, कार्बन परमाणु की संख्या 3 हो। जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड, आप क्यों केवल उदाहरण ध्यान रखना है। ट्राइओज है तो कौन है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। टेट्रोज शर्करा है, टेट्रोज शर्करा कौन सी है? इरिथ्रोज। फिर आएगी पेंटोज शर्करा, है ना, हेक्सोज शर्करा, ऐसे। तो ट्राइओज शर्करा कौन सी है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। टेट्रा का मतलब 4 कार्बन, है ना। टेट्रा यहाँ ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4। टेट्रोज शर्करा कौन सी है? इरिथ्रोज। अब पेंटोज शर्करा कौन सी, ये अपन आगे पढ़ते हैं। देखो एक बार फिर से देख लो इसको। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम में आता ही है, परीक्षा में आता ही क्वेश्चन। राइट लगा दिया मैंने इसमें। और वे मोनोसेकेराइड जिनमें स्वतंत्र एल्डिहाइड समूह पाया जाता है क्या कहलाते हैं? एल्डोज कहलाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। और कीटोन समूह किसमें पाया जाता है? फ्रक्टोज में, है ना। उदाहरण याद रखने हैं आपको। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज कहते हैं, या द्राक्ष शर्करा कहते हैं, आता है एग्जाम में ये भी, है ना। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? लेविलोज कहते हैं। डीऑक्सीराइबोज में दूसरे कार्बन परमाणु पर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। कौन से कार्बन परमाणु पर? दूसरे कार्बन परमाणु पर। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार, अब देखो, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड निम्न प्रकार के हैं। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर ट्राइओज, टेट्रोज। ट्राइओज में 3 होगी संख्या कार्बन परमाणु की, टेट्रोज में 4 होगी। ट्राइओज, निम्न में से ट्राइओज शर्करा है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड। निम्न में टेट्रोज शर्करा है, टेट्रोज शर्करा इरिथ्रोज, है ना। अब आगे पढ़ते हैं, उतार लो इसकी कॉपी में। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, डेक्ट्रोज। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, ये पेंटोज शर्करा है, अपन ने टेट्रोज पढ़ लिया, मोनोसेकेराइड चल रहे हैं अपने, है ना। फिर यहाँ से ओलिगोसेकेराइड आएगा। तो मोनोसेकेराइड में जिनमें कार्बन की संख्या 4 होती है तो वो तो टेट्रोज थे। अभी जिनमें कार्बन की संख्या 5 होगी वो पेंटोज, नाम ही है ना पेंटोज, है ना। तो ये पेंटोज, ये हेक्सोज। जिनमें 6 होगी वो हेक्सोज, जिनमें 7 होगी वो हेप्टोज, है ना। ओज लगाते जाओ, ओज का मतलब ही शर्करा है ना। ओज का मतलब ही शर्करा, है ना। तो देखिए आप पेंटोज में क्या होगा? पेंटोज शर्करा के उदाहरण ध्यान रखना आप, तो है ना। पेंटोज शर्करा कौन सी है? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ये कौन सी शर्करा है? पेंटोज शर्करा है ना। ध्यान रखना है इसका, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज पेंटोज शर्करा है। इसका फॉर्मूला है C5H10O4, C5H10O4, है ना। हेक्सोज शर्करा जिसमें कार्बन की संख्या 6 होगी, हेक्सोज शर्करा के उदाहरण है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये कौन सी शर्करा है? हेक्सोज शर्करा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन दोनों को ध्यान रखना, इन दोनों को तो ध्यान ही रखना आप, है ना। हेक्सोज
पेंटोस शर्करा कौन सी है? एक तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, ये दोनों पेंटोस शर्करा है। हेक्सोस शर्करा कौन सी? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों कौन सी शर्करा है? हेक्सोस शर्करा। इसके अलावा हेप्टोस शर्करा जिनमें कार्बन की संख्या 7 हो, इसका उदाहरण सीडोइप्टोलेज, है ना। ये आपके मोनोसेक्राइड हो गए। अब डाइसेक्राइड, है ना। डाइसेक्राइड क्या होते हैं? देखो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ये दूसरा ओलिगोसेक्राइड, और तीसरा है आपका पॉलीसेक्राइड, है ना। तो बस दूसरा चालू हो गया आपके, है ना। मोनोसेक्राइड पढ़ लिया अपन ने, ओलिगोसेक्राइड चालू हो गया। तो देखिए 2 से 9 मोनोसेक्राइड आपस में मिलकर आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा, है ना। कौन से बंध के द्वारा? ग्लाइकोसाइडिक बंध, इसका नाम ध्यान रखना। ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़कर क्या बनाते हैं? ओलिगोसेक्राइड बनाते हैं। मतलब 2 से 9 तक मोनोसेक्राइड आपस में मिल जाएंगे। दो मिल जाएंगे तब भी ठीक है, 3 मिल जाएंगे तब भी ठीक है। तो 2 से 9 मोनोसेक्राइड मिलकर क्या बनाते हैं? आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं और ओलिगोसेक्राइड का निर्माण करते हैं। मतलब ओलिगोसेक्राइड ही इनको बनाएंगे, मोनोसेक्राइड ही इनको बनाएंगे। ओलिगोसेक्राइड को मोनोसेक्राइड ही इनको बनाएंगे, ओलिगोसेक्राइड को। एक मोनोसेक्राइड का एल्डिहाइड समूह या कीटोन समूह, एल्डिहाइड या कीटोन समूह दूसरे मोनोसेक्राइड के एल्कोहलिक समूह से क्रिया करता है। कौन से समूह से? एल्कोहलिक समूह से, है ना। एल्कोहलिक समूह से क्रिया करता है और ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाता है। तो ग्लाइकोसाइडिक बंध में क्या होगा? एक मोनोसेक्राइड का तो ये समूह लग जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन समूह, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन समूह लग जाएगा, और दूसरे का क्या लगेगा? एल्कोहलिक समूह लग जाएगा। ये दोनों मिलके क्या करेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बंध बना लेंगे, है ना। डाइसेक्राइड, अब देखो ओलिगोसेक्राइड के प्रकार है ये, है ना। तो इनमें डाइसेक्राइड, जिसमें पहला है आपका डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड ये क्या होते हैं? 2 मोनोसेक्राइड मिल जाएंगे, ये 2 मोनोसेक्राइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, है ना। डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, ऐसे पढ़ेंगे आगे, है ना। तो देख लो डाइसेक्राइड के उदाहरण कौन कौन से हैं? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये क्या है? डाइसेक्राइड है ना। तो डाइसेक्राइड के उदाहरण ध्यान रखना, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये डाइसेक्राइड है ना। तो ये है इसमें, है ना। अब ये एक बार फिर से समझ लो, अपन ने ये मोनोसेक्राइड वाला है ना। ट्रायोज, टेट्रोज, ये तो पढ़ लिया अपन ने। जिनमें कार्बन की संख्या 5 हो वो पेंटोज, जिनमें, है ना, पेंटोज शर्करा कौन सी? एक तो राइबोज शर्करा पेंटोज शर्करा है, और एक है डीऑक्सी राइबोज शर्करा पेंटोज शर्करा है। डीऑक्सी राइबोज शर्करा का सूत्र ये, डीऑक्सी राइबोज का सूत्र ये। हेक्सोज शर्करा किसका उदाहरण क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हेक्सोज शर्करा पाई जाती है। हेक्सोज शर्करा के एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। हेप्टोज शर्करा जिसमें 7 और 7 संख्या, सीडोइप्टोलोज। अब है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में कौन आएंगे? जिन 2 से 9 मोनोसेक्राइड मिलकर क्या बनाएंगे? ओलिगोसेक्राइड। कौन से बंध के द्वारा? ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा। और ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या होता है? एक मोनोसेक्राइड का तो एल्डिहाइड या कीटोन समूह, और दूसरे मोनोसेक्राइड का एल्कोहलिक समूह, ये मिल जाएंगे आपस में और ग्लाइकोसाइडिक बंध बना लेंगे, है ना। तो अब ओलिगोसेक्राइड का पहला प्रकार है आपका डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में क्या होते हैं? अपने का ना 2 से 9 मिल जाएंगे, 2 से 9, तो 2 मोनोसेक्राइड मिलके क्या बनाते? 2 मोनोसेक्राइड इकाइयों के बने होते हैं, जैसे कि सुक्रोज और माल्टोज, लैक्टोज। ये क्या है? डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड क्या क्या है? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये दोनों क्या है? ये तीनों क्या है? डाइसेक्राइड है। बाकी आगे लिखते हैं, है ना। इसको उतारो कॉपी में, आगे पढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। हाँ बच्चों, हम देखिए आगे पढ़ें इसको। तो ये क्या होता है? ट्राइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड क्या होता है? ट्राइसेक्राइड का डायरेक्ट उदाहरण देख लो आप, तो रेफिनोज, है ना, ये इसका उदाहरण है। ट्राइसेक्राइड शर्करा एक, रेफिनोज क्या है? एक ट्राइसेक्राइड शर्करा है। और टेट्रासेक्राइड क्या है? स्टेकियोज। स्टेकियोज एक टेट्रासेक्राइड शर्करा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रेफिनोज और स्टेकियोज। तो ये रेफिनोज क्या है? एक ट्राइसेक्राइड शर्करा, और स्टेकियोज क्या है? टेट्रासेक्राइड शर्करा, है ना। 2 वे मोनोसेक्राइड जो जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? शर्करा बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। शुगर क्या होती है? वे मोनोसेक्राइड होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं, है ना। शुगर, उसको शर्करा बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, है ना। माल्टोज किसमें पाया जाता है? अंकुरित अनाज से प्राप्त होता है ना। माल्टोज को देखो क्या बोलते हैं? इसको माल्ट शर्करा बोलते हैं। ये नाम ध्यान रखना, परीक्षा में आते हैं।
माल्ट शर्करा है, कौन है, माल्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं या दुग्ध शर्करा बोलते हैं, है ना, कहते हैं लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। माल्ट शर्करा किसे बोलते हैं, माल्टोज को। लैक्टोज को मिल्क शुगर। लैक्टोज निम्नतम मीठी शर्करा है। निम्नतम मीठी शर्करा कौन सी है, लैक्टोज। और सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा कौन है, फ्रक्टोज। इसका ध्यान रखें आप, है ना, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है। और सबसे निम्नतम मीठी शर्करा कौन है, निम्नतम मीठी शर्करा लैक्टोज। लैक्टोज निम्नतम मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है। सुक्रोज को क्या बोलते हैं, प्रतीप शर्करा बोलते हैं, प्रतीप शर्करा। ये सारे कॉमन नेम है, सबके याद रखना आप, है ना। सुक्रोज को गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, प्रतीप शर्करा भी कहते हैं, गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। इक्षु शर्करा, गन्ना को इक्षु बोलते हैं, इक्षु शर्करा या कैन शुगर। रसोई घर की शर्करा या व्यापारिक शर्करा किसको बोलते हैं, सुक्रोज को बोलते हैं, है ना। और पादपों में शर्करा का परिवहन किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। पादपों में जो मतलब प्लांट्स है ना, उनमें परिवहन होता है, तो किस रूप में होता है परिवहन, शर्करा का परिवहन किया जाता है पादपों में, तो सुक्रोज के रूप में किया जाता है। इतनी सारी बातें हैं देखो सुक्रोज के लिए। देखो एक बार फिर से देख लो, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड का उदाहरण है, डाइसेकेराइड पढ़ी लिया अपन ने पिछले वाले पेज में। अभी इस वाले पे देखो आप, ट्राइसेकेराइड का उदाहरण रेफिनोज और टेट्रासेकेराइड का उदाहरण है स्टेकियोज। ये दोनों क्या है, ट्राइसेकेराइड टेट्रासेकेराइड है ना। दो मोनोसेकेराइड जो जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शुगर कहलाते हैं। शुगर की परिभाषा ये है ना, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। माल्टोज को क्या बोलते हैं, कौन सी शर्करा बोलते हैं, माल्ट शर्करा। माल्ट शर्करा कौन सी है, माल्टोज। मिल्क शुगर कौन सी है, लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क शुगर, दूध में पाई जाने वाली शर्करा मतलब, है ना। इसके अलावा लैक्टोज निम्नतम मीठी शर्करा है। निम्नतम मीठी शर्करा कौन सी है, लैक्टोज। और सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में। इसके अलावा शुगर को गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। शुगर को प्रतीप, शुगर क्या, सुक्रोज। सुक्रोज को प्रतीप शर्करा कहते हैं, प्रतीप शर्करा। और सुक्रोज के और भी नाम है, गन्ने की शर्करा, प्रतीप शर्करा, गन्ने की शर्करा, इक्षु शर्करा, रसोई घर की शर्करा, व्यापारिक शर्करा। किसे बोलते हैं, सुक्रोज को ही बोलते हैं, है ना। पादपों में शर्करा का परिवहन किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है ना। तो आप इसको उतार लीजिए कॉपी में, है ना। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप उतार लीजिए इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो देखो अपन अब पढ़ रहे हैं पॉलीसेकेराइड, है ना। तो देखिए सुक्रोज के लिए एक लाइन है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। सुक्रोज अनअपचायक शर्करा है, वेरी इंपॉर्टेंट। सुक्रोज अनअपचायी शर्करा है ना। कौन सी परीक्षा में क्वेश्चन रहता है, निम्न में से अनअपचायी शर्करा है, तो सुक्रोज। अब अगला आ गया अपना तीसरा, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार है ना, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड हो गया अपने। अब ये तीसरा पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में देखो क्या क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट। ये अनेक मोनोसेकेराइड इकाइयों से बने होते हैं, है ना। 10 या 10 से ज़्यादा इकाइयों से, मोनोसेकेराइड इकाइयों से ये बने होते हैं, है ना। तो अनेक मोनोसेकेराइड मिलकर पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, जो है मतलब। और एक और करते हैं, देखो सेलुलोज, इसमें पहला है सेलुलोज। पॉलीसेकेराइड है अपने 2-4 पॉलीसेकेराइड के बारे में जान लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है जिनके लिए। सेलुलोज, यह बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक है, बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आ चुका है एक बार, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आ चुका। कौन सी इकाइयों का बहुलक है, बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का, है ना। ये तो होता है अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक, ये होता है बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक, है ना। तो बीटा शब्द याद ध्यान रखना, बीटा, ये तो बीटा का, ये अल्फा का,
अल्फा का ये होता है। तो इसका ध्यान रखना आप। तो बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक है ना। सेलुलोज पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। पादप कोशिका भित्ति मतलब पादप कोशिका भित्ति कौन बना रहा है देखे जाए तो पॉलीसेकेराइड बना रहे है ना, क्योंकि सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है। तो आप तो इसका ध्यान रखना, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है ना। सेलुलोज पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक कौन है? सेलुलोज। सर्वाधिक सेलुलोज किसमें पाया जाता है? कपास में, है ना। अर्थात कपास क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। देखो कपास किसमें पाया जाएगा? सेलुलोज में। तो सेलुलोज क्या हो गया? तो कपास क्या हो गया? इसमें 95% सेलुलोज पाया जाता है। कपास में 95% सेलुलोज पाया जाता है। तो कपास मतलब एक पॉलीसेकेराइड है, क्योंकि सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है ना। सेलुलोज धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन है? सेलुलोज, है ना। ये हो गया आपका सेलुलोज। अब अगला स्टार्च। पहला तो आपका सेलुलोज, दूसरा पॉलीसेकेराइड है आपका स्टार्च। स्टार्च या मंड नाम भी आ जाता है, इंग्लिश में जरूर ध्यान रखिए स्टार्च। पादपों में भोजन का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पादपों में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है ना। और जंतुओं में किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। वो आएगा भी, पढ़ेंगे अपन। पादपों में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या मंड एक ही बात है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का उपयोग किया जाता है ना। किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का। मतलब कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन परीक्षण का उपयोग किया जाता है, मतलब आयोडीन का उपयोग किया जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती है ना। तो देख लो अपन ने क्या पढ़ा है। सुक्रोज अनपचायक शर्करा वेरी इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आ चुका है एक बार ये क्वेश्चन, है ना। पॉलीसेकेराइड, अब तीसरा है आपका पॉलीसेकेराइड, है ना। तो मतलब अपन यहाँ कार्बोहाइड्रेट अपना एक कंप्लीट होने वाला है ना। तो एक पेज और बच रहा है ना। तो देखो पॉलीसेकेराइड क्या है, देखो 2 से 9 मोनोसेकेराइड मिलकर तो क्या बनाते हैं? ओलिगोसेकेराइड, है ना। और 9 से ज़्यादा ओलिगोसेकेराइड हो जाएंगे तो वो कहलाएगा पॉलीसेकेराइड। अनेक मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं ये। पहला है आपका सेलुलोज, दूसरा है आपका स्टार्च। सेलुलोज क्या है? पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक होता है। सर्वाधिक सेलुलोज किस में पाया जाता है? कपास में एक बार आ चुका है क्वेश्चन। सर्वाधिक सेलुलोज कपास है। कपास क्या है? सेलुलोज है, यूँ मान लो। सर्वाधिक सेलुलोज किस में पाया जाता है? ऐसे आ चुका। कपास एक क्या है? पॉलीसेकेराइड, ये भी आ चुका है ना। तो यहाँ से 3 बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका। सेलुलोज धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है ना। स्टार्च क्या है? देखो पादपों में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। और कार्बोहाइड्रेट की जांच की उपस्थिति के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन परीक्षण का उपयोग किया जाता है। आयोडीन का उपयोग किया जाता है ना। तो यह है, इसको उतार लो आप कॉपी में। ठीक है, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आपके अगला पॉलीसेकेराइड है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन देखो क्या होता है? जंतुओं में भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत आता है ये क्वेश्चन। जंतुओं में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है ना। ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, ध्यान रखना आप। पॉलीसेकेराइड चल रहा है, अपने आपको पता होना चाहिए पॉलीसेकेराइड कौन कौन से। ग्लाइकोजन है, इसके बाद काइटिन है, इनुलिन, इसे ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड है ना। आपको ध्यान होना चाहिए सेलुलोज है, स्टार्च है, ये सब पॉलीसेकेराइड है ना। तो अपना तीसरा है सेलुलोज, स्टार्च पढ़ लिया आपने। अपना तीसरा है ग्लाइकोजन। जंतुओं में भोजन का संग्रह कहाँ होता है? किस में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है ना। ध्यान रखना इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और कहाँ पे होता है? यकृत में होता है ना, लीवर में होता है, मतलब हमारी पेशियों में होता है ना। ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? यकृत में और पेशियों में होता है ना, लीवर में, इधर लीवर में। और ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। जंतु स्टार्च, एनिमल स्टार्च, एक ही बात है। जंतु स्टार्च किसे कहा जाता है? ग्लाइकोजन को। स्टार्च तो पौधों में पाया जाता है। स्टार्च तो पौधों में संग्रह, भोजन का संग्रह पौधों में स्टार्च के रूप में होता है, और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है ना। तो ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। कवक में भी भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसमें? कवक में भी,
है ना। मतलब जंतुओं में और कवक में भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवक मतलब फंजाई। अगला है आपका ग्लाइकोजन हो गया। अगला चौथा पॉलीसेकेराइड है आपका काइटिन। तो इस काइटिन, देखो काइटिन क्या होती है, इसे फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। फंगल सेलुलोज, सेलुलोज तो पौधों में पाया जाता है, फंगल मतलब कवक, कवक में पाया जाता है ये। कवक की देखो, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। मतलब जो कवक होते हैं ना, फंजाई होते हैं ना, उनकी जो सेल वॉल है ना, वो काइटिन की बनी होती है ना। काइटिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। इनुलिन क्या है, इनुलिन भी एक पॉलीसेकेराइड है, पांचवा इनुलिन। चौथा काइटिन, पांचवा इनुलिन। तो इनुलिन क्या है, किस में पाया जाता है, डहेलिया, यह डहेलिया और आर्टिचोक की जड़ों में पाया जाता है। ये पौधे हैं दोनों, डहेलिया और आर्टिचोक की जड़ों में पाया जाता है कौन, इनुलिन, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें अपन ने पढ़ ली, ग्लाइकोजन, काइटिन और इनुलिन, है ना। ये पॉलीसेकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट आपका लगभग कंप्लीट हो गया, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया आपका। अब अपन पढ़ेंगे वसा, प्रोटीन, ये सब, है ना। तो इसको कॉपी में उतार लो, पहले एक बार फिर से देख लो। जंतु में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कहाँ पे होता है, यकृत में होता है ना, यकृत में होता है, पेशियों में होता है। और ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। कि कौन सा स्टार्च, जंतु स्टार्च, है ना। स्टार्च तो पौधों में होता है, भोजन का संग्रह पौधों में किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है ना। और जंतुओं में किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो इस ग्लाइकोजन को क्या कह दिया है, जंतु स्टार्च। ये हमारा स्टार्च है, कौन, ग्लाइकोजन, हमारा जंतुओं का स्टार्च है ना। कवक में कोशिका, कवक में भी क्या है, किस रूप में होगा भोजन का संग्रह, ग्लाइकोजन के रूप में होगा, है ना। मतलब जंतुओं में और कवक में ना भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसके अलावा काइटिन है अगला आपका पॉलीसेकेराइड। तो काइटिन में क्या होता है, इसे फंगल सेलुलोज भी कहते हैं, है ना। इसके अलावा मतलब ये इसमें पाया जाता है, किसमें, फंजाई में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है। फंगल मतलब फंजाई, है ना। कवक, कवक को इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ये काइटिन, है ना। अब अगला है आपका इनुलिन। ग्लाइकोजन, काइटिन और इनुलिन। इनुलिन किस में पाया जाता है, डहेलिया वो आर्टिचोक की जड़ों में पाया जाता है। तो उसको भी कॉपी में उतार लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में उतार लो तो सबसे बढ़िया है ना। जो आपका कंप्लीट हो गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो अपना कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया है। बस एक नोट लिख लीजिए आप। नोट है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा है। ये लाइन अपन लिखना भूल गए थे, तो आगे में नोट लगा दिया मैंने, नोट लगा के लिखा दिया। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, है ना। एग्जाम में पूछा जाता है ना, इसलिए मैंने लिखा दिया, इसको जरूरी है।